छोटे छोटे बच्चों का बचपन मोबाइल ने मान लो छीन लिया हो और उन बच्चों का बचपन वापस लाने के लिए उनके पेरेंट्स न्यूरो केयर में थेरेपी के तौर पर यहाँ पर उनको लाते हैं और उनका बाकायदा थेरेपी होती है और तब बच्चे नॉर्मल होते हैं और बच्चों की तरह एक्टिविटी करते हैं। मैं इस वक्त उसी न्यूरो केयर क्लिनिक में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वॉल लगी हुई है और उस वॉल में उन बच्चे का यहाँ पे थेरेपी किया गया और वो बच्चे जो 2025 में यहाँ लाए गए थे बाकायदा एबनॉर्मल होकर अब नॉर्मल करके यहाँ से जा चुके हैं, टू बी डिस्चार्ज हो चुके हैं। ये 2024 2025 हर साल का यहाँ पर कैलेंडर लगा हुआ है जहाँ पे जितने बच्चे यहाँ पे एबनॉर्मल हुए थे जो मोबाइल की आदत से यानी कि मोबाइल पर स्क्रीनिंग टाइमिंग की वजह से उनके माइंड पर उसका असर पड़ा था और वो बच्चे और बच्चों की तरह नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर रहे थे, तो उनको उनके परिजनों द्वारा न्यूरो केयर में थेरेपी के लिए लाया गया और उनका बाकायदा एक्टिविटी कराई गई। किस तरीके से एक्टिविटी कराई जाती है, बच्चों के मोबाइल पर से क्या उनका दिमाग पर असर पड़ता है, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर जॉली जैन गुप्ता जी हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू। किस तरीके का आप लोग थेरेपी देते हैं और मोबाइल आजकल के बच्चों के जीवन पे क्या असर डाल रहा है? मोबाइल आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। स्पेशली आजकल हम देख रहे हैं जो 2 साल से बच्चों को छोटे बच्चों को अगर मोबाइल दिखाया जा रहा है, उनका ब्रेन डेवलपमेंट वहीं रुक जाता है। बच्चों का अच्छी खासी स्पीच डेवलप हो रही होती है, बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं और ऐसा करते-करते अचानक से उनका रिस्पॉन्स देना बंद हो जाता है। बच्चा सामने-सामने माँ बाप की आवाज़ ही नहीं सुनता है। बच्चे का नाम बुलाया जा रहा होता है और बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता है, वो अपनी दुनिया में चला जाता है। बच्चे का बोलना बंद हो जाता है, उसके वर्ड्स आते हुए भी चले जाते हैं। बच्चे का समझना, सोचने की क्षमता ख़त्म सी होती चली जाती है। बच्चा अपनी एक दुनिया में रहता है, वो अपने हिसाब से ही कुछ काम करने लगता है, रिपिटेटिव काम करता है। कुछ ऐसे बिहेवियर्स भी आ जाते हैं जिसमें कई बार बच्चे अपने आप को हार्म करते हैं या दूसरों को भी हार्म करते हैं और किसी को भी धक्का दे देना, दूसरे बच्चों के साथ खेल नहीं पाते हैं, टॉयज़ के साथ नहीं खेल पाते हैं, सिर्फ वो टॉयज़ को फेंकना या कई बार टोज़ पे चलना और बहुत सारी ऐसी इश्यूज़ उनमें आने लग जाते हैं जो कि उन्हें एक एब्नॉर्मेलिटी की तरफ ले जाता है। मैम, ये बच्चों के अंदर जो मोबाइल की आदत होती है, बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि चलो बच्चे को मोबाइल दे देते हैं ताकि बच्चा शांत होकर बैठेगा और वो भी अपना आप काम कर लेंगे, लेकिन वो मोबाइल देना और उस बच्चों का स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए, उसका स्क्रीन टाइमिंग कोई लिमिट होनी चाहिए या एज ग्रुप होना चाहिए कुछ? जी, 2 साल तक के बच्चों का स्क्रीन टाइम बिल्कुल ज़ीरो होना चाहिए, किसी भी फ़ॉर्म में। इवन वीडियो कॉल पे भी आजकल बहुत से पेरेंट्स बात करवाते हैं, तो उसमें भी गाइडलाइंस ये कहते हैं कि 1 साल से छोटे बच्चे को तो आपको वीडियो कॉल्स तक पे भी बात नहीं करवानी चाहिए, इतना कम होना चाहिए। बिकॉज़ बच्चे के ब्रेन 3 इयर्स तक बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलप कर रहा होता है। जिस तरह से जब बच्चा चलता है, मूव करता है, गिरता है इवन या कोई चीज़ उठा के फेंकता है, कोई चीज़ मुँह में लेता है, इन सब चीज़ों से बच्चे के ब्रेन के कनेक्शंस बनते हैं। लेकिन अगर बच्चा मोबाइल या टीवी देख रहा है, वो सारी मूवमेंट्स रुक जाती हैं, तो ब्रेन के कनेक्शंस बनने भी रुक जाते हैं और बच्चे का स्पीच डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट सब कुछ वहीं की वहीं रुक जाता है। मैम, कोरोना जब आया था उसके बाद बच्चों की पढ़ाई को ऑनलाइन कर दिया गया, उसके बाद बच्चे ज्यादा समय मोबाइल पर देने लगे थे और उसके बाद अब ऑनलाइन गेमिंग का भी कल्चर शुरू हो चुका था। तो ऑनलाइन गेमिंग की वजह से बच्चे मोबाइल में ज्यादा समय देते हैं। अभी हाल ही में गाजियाबाद में ही 3 बहनों ने गेम के चक्कर में ही सुसाइड कर लिया था। तो ये माइंड सेट पे किस तरीके का मतलब असर डालता है और उसकी वजह से पेरेंट्स कितना सफर करते हैं और आप यहाँ पर बच्चों को क्या ट्रेनिंग देते हैं? देखिए, ये जो गाज़ियाबाद में 3 बहनों का हुआ है केस, ये बहुत ही दुखद है। मोबाइल की लत से उनके दिमाग को इतना जकड़ लिया गया कि वो अपने सोचने समझने की क्षमता को खो बैठे और वो सही गलत को नहीं समझ पाए और ना ही किसी भी फेलियर को, किसी भी तरह के रोक रुकाव को या रोक टोक को नहीं ले पाए।
और इसी तरह से जनरली भी ये प्रॉब्लम हमारे सामने आजकल बहुत आ रही है, स्पेशली कोविड के बाद से। अगर हम डेटा की बात करें तो पहले जहां 10,000 में कोई एक बच्चा होता था जिसे ऑटिज्म होता था, आज की डेट में 33 में से एक बच्चे को ऑटिज्म होने लग गया है। ये बहुत ज़्यादा सीरियस डेटा है। और स्पीच डिले, जैसे अगर आप किसी भी नॉर्मल स्कूल में जाएं, नर्सरी क्लास में अगर आप देखें जाके, वहाँ पे 10 में से कम 3 बच्चे ऐसे होंगे जिनको स्पीच डिले है, या बच्चे हाइपर एक्टिव हैं, या बच्चों में कुछ किसी ना किसी तरह के बिहेवियर इश्यूज है, बच्चे राइटिंग नहीं कर पा रहे हैं। इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, स्पेशली कोविड के बाद से। डेफिनेटली ऑनलाइन क्लासेस जो हुई वो बच्चों के स्कूलिंग को कंटिन्यू रख पाई, उस वजह से बच्चों की स्कूलिंग में गैप नहीं आया। लेकिन उसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है कि बच्चों को उसी ऑनलाइन की, उन्हीं स्क्रीन्स की इतनी आदत पड़ गई, पेरेंट्स भी उस चीज़ के लिए बहुत कैजुअल हो गए, एंड इवन सभी लोग उस चीज़ को लेके बहुत रिलैक्स्ड हो गए कि ये कन्वीनियंट ऑप्शन मिल गया है। लेकिन ये ब्रेन को जिस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है वो हमारी फ्यूचर जनरेशन को एक्चुअली बहुत ख़राब कर रहा है। मैम, थेरेपी आप लोग किस तरीके से देते हैं, एक बार चलकर बता दीजिए हम लोगों को कि आप लोग किस तरीके से बच्चों को थेरेपी देते हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो अंदर है वॉल के पीछे एक बच्चों का सेशन शुरू होता है जहां पर बच्चों को लाया जाता है और उनसे एक्टिविटीज कराई जाती हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक बच्चा, छोटा सा बच्चा है, उसको एक्टिविटी कराई जा रही है। मैम, ये बच्चा किस तरह की एक्टिविटी कर रहा है? जी, इस बच्चे के लेग्स में हमने रिस्ट्रिक्ट किया है, उसको बॉल के थ्रू चलना सिखाया जा रहा है, क्योंकि उसके पैरों में इश्यू आ गया था कि पैर थोड़े से टेढ़े हो गए थे, क्योंकि वो मोबाइल बैठ के देखता था तो डब्ल्यू सिटिंग में बैठता था, पैरों को इस तरह से मोड़ के बैठता था, जिसकी वजह से उसके घुटने आपस में जुड़ गए और उसके पैर जो है उसमें टेढ़ापन आ गया, तो टेढ़ापन आ चुका था। आप देख सकते हैं ये बच्चा जो है मोबाइल पर स्क्रीनिंग टाइम ज्यादा देता था और जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि बच्चा घुटनों के बल टेढ़ा करके बैठता था, जिससे बच्चे के घुटने पर उसका असर पड़ा और बच्चा चलने के लिए धीरे धीरे प्रैक्टिस छोड़ चुका था। लेकिन अब उस बच्चे को यहाँ पर न्यूरो केयर मैनेजमेंट में आकर यहाँ पे एक्टिविटी कराई जाती है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बच्चा कैसे एक्टिविटी कर रहा है। इसके अलावा और किस तरीके की एक्टिविटी आप कराते हैं मैम? तो आप और भी यहाँ पर क्लासरूम है जहाँ पे बच्चों से एक्टिविटी कराई जाती है। कुछ बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे थेरेपी दी जा रहा है। ये हम सेंसरी कुछ इक्विपमेंट्स यूज करते हैं जिसमें हाथों पे, पैर पे अलग अलग तरह के टेक्सचर बच्चे को फील करवाए जाते हैं। ये सब साइंटिफिक बेस्ड होता है कि अगर हमें बच्चे के कोई कौन से पर्टिकुलर एरिया पे काम करना है, उस हिसाब का टेक्सचर हम यूज करेंगे, उस हिसाब से हम उसकी स्पीड को यूज करेंगे ताकि ब्रेन एक्टिवेट हो। अच्छा, ये जैसे मोबाइल में हाथ में मोबाइल रहता है तो वो जो पाम है उसकी नस भी ब्लॉक होती है, उसको लेकर आप लोग इस तरीके की थेरेपी करते हैं? नस ब्लॉक नहीं होती है, लेकिन क्योंकि बच्चा मोबाइल पे अगर ज्यादा देर है तो जो बच्चा चलता फिरता है अदरवाइज और डिफरेंट चीज़ों को टच करता है, कुछ चीज़ों को उठाता है, मुंह में लेता है, कभी फेंकता है, वो सब चीज़ें उसके हाथों ने फील ही नहीं की कभी भी। उसका हाथ, वो बच्चा क्योंकि एक बुत बन के बैठा है और सिर्फ स्क्रीन देख रहा है, बच्चा खो गया उसमें, तो ना उसके हाथ में वो कुछ यूज़ कर रहा है, ना उसके हाथों की फिर सेंसेशन डेवलप हो रही है, उससे रिलेटेड जो भी ब्रेन में डेवलपमेंट होनी थी वो नहीं हो पाई। निश्चित तौर पर जो बच्चा लगातार मोबाइल पर समय ज्यादा देता तो उसको इसी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी आपको उस बच्चे को कराई जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ में ट्रेडमिल भी है, बाकायदा फुटबॉल भी है और भी कई चीजें हैं जिससे बच्चे को जो है एक्टिविटी कर सकता है। ये वेट है जिससे बच्चे को हाथ में ले देकर उसको वेट उठाने की सिखाया जाता है। मैम, ये जो जितने भी टॉयज हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, ये यहाँ पर ये सभी बच्चों को एक्टिविटी में इस्तेमाल होती है? जी, ये सारी चीज़ें यूज़ होती है, जैसे इस तरह की बॉल है उनके ऊपर बच्चों को एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, अलग अलग तरह के स्विंग्स होते हैं, बहुत अलग अलग तरह के टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं। आइए मैं और दिखाती जी हूँ। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आप बच्चों को और भी फिजिकल एक्टिविटी के अलावा ब्रेन एक्टिविटी भी आप कराते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ बच्चों, एक बच्चा है उसके हाथ में चावल और दाल सभी चीजें मिक्स करके उसको उसका एहसास दिलाया जा रहा है। क्या मैं सही हूँ? जी बिल्कुल, ये भी वही उसी तरह की एक्टिविटी है जिससे कि हम ब्रेन को स्टिमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ इस तरह के ब्लॉक्स जैसी एक्टिविटीज़ बच्चे को करवाई जाती हैं जिससे कि बच्चे उसको जब ज्वाइन करते हैं उनका ब्रेन काम करता है। तो हम ऐसी कई सारी उनको एक्टिविटीज़ करवाते हैं। हर बच्चे की प्रॉब्लम अलग है, हर बच्चे की सिवियरिटी अलग है।
तो बच्चा जैसे कलर पहचान नहीं कर पाता है, कई बार बच्चे जो मोबाइल में ध्यान ज्यादा देता है तो वो कलर में डिफरेंस भी नहीं पहचान कर पाता है, तो यही इसी टाइप के गेम्स से वो कलर का पहचान कर पाता है। देखिए, सिर्फ कलर सिखाने से बच्चा कलर नहीं सीखेगा। सबसे ज़रूरी है कि ब्रेन पे हम उस एरिया पे काम करें। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में उसी तरह के इनपुट्स बच्चे के ब्रेन को दिए जाते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस के थ्रू, कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू, ताकि बच्चे का ब्रेन स्टिमुलेट हो, साथ-साथ कलर की पहचान करवाई जाती है, तो बच्चा रजिस्टर कर पाता है, तब सीख पाता है। नॉर्मली बच्चे जिस तरह से हम बस दिखाते हैं और वो सीख जाते हैं, ये बच्चे उस तरह से नहीं सीख पाते हैं। तो मैम, आप जैसे बच्चे के पेरेंट्स आपके पास आते हैं तो वो आपसे क्या कहते हैं कि हमने अपने बच्चे को मोबाइल दिया, उसका असर यह हुआ, तो आप उस स्टेज में कितने समय का कोर्स उनको सजेस्ट करते हैं? आप कैसे डिसाइड करते हैं कि इस बच्चे का इतने समय में ये बच्चा नॉर्मल हो जाएगा? देखिए, ये सब हमारी पढ़ाई जो 7 साल की पढ़ाई है, उसके बाद मेरा 16 साल का एक्सपीरियंस है, उन सब के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं, क्योंकि बच्चे की पहले पूरी हिस्ट्री ली जाती है, बच्चे का पूरा असेसमेंट होता है। एक डिटेल्ड असेसमेंट के बाद हमें पता चलता है उसमें कितनी दिक्कत है, कौन-कौन से एरियाज़ में दिक्कत है। उस हिसाब से हम थेरेपी शुरू करते हैं और हर बच्चे का टाइम अलग होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो 6 महीने में भी ठीक हो जाते हैं, कुछ बच्चे हैं जिनको 2.5 से 4 साल भी लग जाते हैं। तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो आपने थेरेपी दी, उसके बाद घर जाके मोबाइल देखते होंगे और पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं, फिर उनको लंबा समय लगता है उसको थेरेपी करने में, तब आप पेरेंट्स को क्या कहते हैं? देखिए, ऐसे बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि नहीं बच्चे की आदत छुड़ा पाते। रीज़न या तो बच्चा बहुत ज़िद कर रहा है, पेरेंट्स वो ज़िद को नहीं सहन कर पाते हैं, या पेरेंट्स अभी भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं जैसे पहले नहीं दे पा रहे थे, या पेरेंट्स शायद उसकी डेप्थ को इतना समझ ही नहीं पा रहे हैं। इन रीज़न्स की वजह से वो तब भी मोबाइल देते रहते हैं, बट जिस बच्चे का भी मोबाइल कंटिन्यू रहता है, उस बच्चे का डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाता जितना दूसरे बच्चों का हो जाता है। तो मेरे पास तो ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं जहाँ पे पेरेंट्स बिल्कुल मोबाइल अपना भी यूज़ करना बंद कर देते हैं। वो बच्चे आज डिस्चार्ज होके जा चुके हैं, एक नॉर्मल लाइफ़ लीड कर रहे हैं। बट ऐसे भी एग्ज़ाम्पल हैं जिन बच्चों का मोबाइल नहीं छूट पाया और वो बच्चे थेरेपी में कंटिन्यू कर रहे हैं। आज एक सेंटर में तो कल दूसरे सेंटर में, ये चीज़ें भी होती हैं, बट बच्चा अल्टीमेटली ठीक नहीं हो पाता। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। यानी कि आज के समय में मोबाइल कहीं ना कहीं लोगों को और बच्चों को खास तौर पर बहुत ज्यादा गहरा असर डाल रहा है, और सरकार भी इसको लेकर कानून बनाना चाहिए, सरकार को भी। डेफिनेटली बनाना चाहिए। सबसे पहली है अवेयरनेस, जो आपके चैनल के माध्यम से आज हम भी अवेयरनेस कर रहे हैं, ताकि सारे पेरेंट्स ये समझ पाएँ कि मोबाइल बच्चों के लिए बहुत ही गलत आदत बनता जा रहा है। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए वो हमें एक शांति दे सकता है कि बच्चा शरारत नहीं कर रहा है, बच्चा सेफ है, बच्चा आराम से बैठा है, या हम अपना कुछ काम कर रहे हैं। बट अल्टीमेटली जिस बच्चे के लिए हम वो काम कर रहे हैं, जिस बच्चे के लिए हम कमा रहे हैं, वो बच्चा ही, उसका ब्रेन ही बिल्कुल खराब होता जा रहा है। वो बच्चा हमारा उसका फ्यूचर खराब होता जा रहा है। तो मैं हर पेरेंट्स से गुजारिश करूँगी, सरकार से गुजारिश करूँगी कि अवेयरनेस क्रिएट करें और बच्चों का मोबाइल जो है 5 साल से पहले बंद होना चाहिए। निश्चित तौर पर डॉक्टर जो जॉली जैन है, इनका कहना है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल कहीं ना कहीं एक तरीके से उनके माइंड को डेवलप नहीं करने देता है, और हम लोगों की तरफ से भी आप लोगों को ये पेरेंट्स को गुजारिश है कि वो अगर अपने बच्चों के बचपन को नहीं खोना देना चाहते हैं तो अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं दें, और बहुत ज्यादा अगर मजबूरी है तो उनका एक स्क्रीन टाइम जरूर तय कर दें कि इस समय से इस समय तक आप मोबाइल दे सकते हैं, उसके अलावा आपको मोबाइल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मोबाइल कहीं ना कहीं आपके बच्चों का बचपन छीन रहा है। न्यूरो केयर सेंटर में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पूरी तरीके से सही होकर यहाँ से जा चुके हैं और आज अपना खोया हुआ बचपन दोबारा से एंजॉय कर रहे हैं। जिस टीवी और मोबाइल की स्क्रीन टाइमिंग की वजह से उनका बचपन खो चुका था, और यहाँ पर आकर उन्होंने अपना बाकायदा बचपन दोबारा से जीने लगे हैं। कुछ पेरेंट्स हैं जो जिनके बच्चे यहाँ पर पहले आए थे। क्या नाम है आपका? अंकुर। अंकुर, आपका जो बच्चा कितने साल का था जब आप इसको यहाँ लाए थे? वो 2.5 साल का था जब हम इसको यहाँ मैम के पास लाए थे। यहाँ लाने से पहले उसकी एक्टिविटी क्या रहती थी? वो कितने साल का? 2.5 साल का था, 2.5 साल में उसने क्या क्या करता है? जो एक मीनिंग
जो जो बच्चे एक नॉर्मल बच्चा होता है ना, वो सारी एक्टिविटीज वो नहीं कर पाता था। उसको अपने मम्मी पापा की पहचान नहीं थी, वो बहुत एक्सट्रीम चिड़चिड़ा था। उसको अगर हम कोई काम बोलते थे तो वो काम वो नहीं करता था, उसको डायरेक्शन समझ नहीं आती थी, वो दूसरे बच्चों के साथ खेल नहीं पाता था। और ऐसी बहुत सारी तकलीफें जो हमें आती थी। और उसके अलावा अगर हम उसको डांट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। अगर उसको आप बाइट भी कर रहे हो तो उसको ये नहीं समझ आता था कि उसको दर्द भी हो रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम क्या स्क्रीन टाइम ज्यादा होता था टीवी पर, इसकी वजह से? हाँ, बिल्कुल, ये सब इसकी वजह से है। इसमें ये बहुत बड़ा जो है इसका एक रीज़न है, जिसकी वजह से हमें अपना स्क्रीन टाइम बच्चों को नहीं दिखाना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है, हमारे जो ब्रेन की ग्रोथ है, वो सारी ख़राब होनी शुरू हो जाती है और बच्चा उन चीज़ों को समझ ही नहीं पाता है, जो उसको एक नॉर्मल इंसान की तरह समझ आनी चाहिए, जैसे एक नॉर्मल बच्चे की ग्रोथ होनी चाहिए। आप फादर हैं तो आपने इस चीज को कब महसूस किया, क्योंकि मदर फादर पहले ही बच्चे की एक्टिविटी को पहले पहचान लेते हैं, तो आपको कब लगा कि ये बच्चा अब नॉर्मल की तरफ बढ़ रहा है? एक्चुअली मैंने नहीं पहचाना था, ये मेरी वाइफ ने पहचाना था। तो हुआ क्या था कि 3-4 दिन ऐसे हो गए थे कि जब वो खाना नहीं खा रहा था, और वो खाना नॉर्मल बाइट्स नहीं खाता था, मैश फूड खाता था। यानी हम रोटी लेके सब्जी लेके मैश करके उसको टीवी के सामने बिठा के या कैसे भी उसके मुंह में डालते थे, कुछ खाता था कुछ निकाल देता था। बीच में 3-4 दिन ऐसे आए कि जब हमें लगा कि ना वो हमारी बात समझ रहा है ना हम उसकी बात समझ रहे हैं। तो हमने फिर आसपास यहाँ पे अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं बहुत सारे, हमने उस पर डाला कि ऐसे हमें किसी कोई मदद चाहिए, कि कोई ओटी, हमें पता था कि कुछ ओटी है ऐसा कुछ चाहिए। तो हमने न्यूरो के लिए हमने किसी डॉक्टर के लिए पूछा कि बच्चों के लिए चाहिए। तो हमें 3-4 लोगों ने यहाँ न्यूरो केयर का, जॉली मैम का हमें रेफरेंस दिया। हम आए यहाँ पे, तब हमें समझ आया एक्चुअली कि ये प्रॉब्लम जो हमें लगता था कि शायद छोटी कोई प्रॉब्लम है, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम। ये प्रॉब्लम कोई नेचुरल नहीं थी, नहीं, ये नेचुरल नहीं थी, लेकिन बच्चा चूंकि टीवी में टाइम ज्यादा स्पेंड करता था, उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। और ये दोबारा भी आ सकती है प्रॉब्लम, मतलब ये नेचुरल नहीं है। अगर हमने अभी भी उसका कंट्रोल नहीं रखा या उसका टीवी को छूट दे दी, तो वो वापस रिपीट हो सकता है। तो हमें इस चीज़ का लाइफ लॉन्ग ध्यान रखना है कि बच्चे टीवी और स्क्रीन टाइम, मोबाइल से जितना हो सकते हैं दूर रहे। अभी आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि ऐसा नहीं है कि स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, मगर एक छोटे बच्चे के लिए 3 घंटे 4 घंटे भी बहुत ज्यादा टाइम होता है। जब मैं एक स्क्रीन टाइम बोलता हूँ, एक एवरेज मीनिंग एक बच्चे के लिए स्क्रीन टाइम 45 मिनट से 50 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अभी आपका बच्चा क्या कर रहा है? क्या स्कूल जाता है, नॉर्मल बच्चों की तरह बात करता है, या मोबाइल को देखने के लिए जिद करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, मोबाइल के लिए तो उसको पता है, अगर मैं मोबाइल कर रहा हूँ तो मेरे पास आके बोल देगा मोबाइल बैड हैबिट। ये चीजें जो सिखाई गई यहाँ पे, ठीक है। और क्या करता है, जो एक नॉर्मल 5 साल का बच्चा करता है वही करता है। अपना खेलने जाता है, अपना स्कूल जाता है। अभी भी वो खेलने गया हुआ है, इसलिए वो साथ नहीं आ पाया। उसको मैंने बोला जाना है जॉली मैम के पास, कहता मैंने क्या करना है। तो बच्चा नहीं, वो पूरा फुल एक्टिव है, मतलब अब बाकी बच्चों की तरह पूरा समझ सकता है, उसे सारी एक्टिविटीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे बच्चों के साथ खेल भी सकता है, मैश्ड फूड वगैरह ये सब प्रॉब्लम्स भी हट गई है। तो उन पेरेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देंगी जो बच्चों को मोबाइल हाथ में दे देते हैं और वो ये सोचते हैं कि हमारी सबसे बड़ी टेंशन बच्चे की एक्टिविटी इधर उधर नहीं खोएगा, इधर उधर नहीं भागेगा, हमारे बच्चा शांत बैठा है, मोबाइल देख रहा है, कोई टेंशन नहीं। ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देंगे? मेरे अकॉर्डिंग तो सब छोड़ दो, बच्चे को मोबाइल मत दो। बाकी आप चाहे अपनी नौकरी छोड़ो, चाहे अपने काम छोड़ो, चाहे कहीं जाना छोड़ो, लेकिन मोबाइल नहीं देना तो नहीं देना। मतलब ये हमारा उतना ही ज़रूरी है जितना खाना ज़रूरी है, जितना बाथरूम जाना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारा मैकेनिकल ब्रेन नहीं चल रहा है ना, तो कुछ नहीं चलेगा, बाकी सब वेस्ट है। आजकल पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं है, जॉब में है, मीटिंग्स इतनी होती हैं, तो पेरेंट्स भी बच्चों से बात भी कम कर पाते हैं, तो बच्चा भी कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस करता है, इसलिए वो मोबाइल की तरफ भागता है। ये आजकल जो कहते हैं ना न्यूक्लियर फैमिलीज का कंसेप्ट जो आ गया है, ये उसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, मानता हूँ। बट व्हेन यू आर प्लानिंग, जो फैमिली प्लान कर रहे हो, तो आपको इसके साथ तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि व्हेन यू आर गिविंग द टाइम, बच्चा टाइम मांगता है। अगर आप टाइम नहीं दे सकते हो, एंगेज इनटू सम एक्टिविटीज। ओके, आजकल मार्केट में या आप बाहर जाओगे तो बहुत एक्टिविटीज है, ठीक है। आप अलग अलग क्लासेस में डाल दो। अगर आपके पास
क्योंकि आपका 24 घंटे ऑफिस नहीं चल रहा ना। अगर आप 9 से 6 ऑफिस कर रहे हो तो बच्चा 9 से 6 के बीच में डे केयर ऑप्शन चूज कर लो, जहां पे टीवीज नहीं दिखाते हैं, जहां पे डिफरेंट एक्टिविटीज करवाते हैं, आप उसमें एंगेज कर लो। आपके पास टाइम नहीं है, आप मनी इन्वेस्ट कर लो, मगर टीवी, मोबाइल, स्क्रीन टाइम जितना अवॉइड हो सकता है उतना करो तो उतना अच्छा है। निश्चित तौर पर ये वो पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चे को समय रहते हुए यहाँ लेकर आए सेंटर पर, और बच्चे की जो एक्टिविटी थी उसको इम्प्रोवाइज कराया, और आज बच्चा नॉर्मल बच्चों की तरह अपना बचपन जी रहा है और नॉर्मल बच्चों की तरह सारी एक्टिविटी कर रहा है। इसका सीधा संदेश यह है कि हाथ में मोबाइल देना या बच्चे को टीवी पर स्क्रीन टाइम ज्यादा देना बच्चे के लिए खतरा है। मेरा नाम अंजुमन है। मैम, आप यहाँ सेक्टर 137 में किस क्लिनिक में आते हैं? जी, न्यूरो केयर में आते हैं। अच्छा। जी, आपका बच्चे का, जब आपका बच्चा कितने साल का था जब वो अपने हाथ में मोबाइल चलाता था? ये करीब 1.5 साल के ऊपर ही उसने चलाया है, और उसके बाद चलाने के बाद उसमें एकदम ड्रास्टिक चेंज आने लगे कि वो हैंड फ्लैपिंग और चिड़चिड़ापन इरिटेट करने लगी। और यानी कि जो बचपन में बच्चा एक्टिविटी करता है, खेलता कूदता है, हंसी मजाक करता है, इधर उधर भागता है, वो मोबाइल की ज्यादा यूजेस की वजह से बच्चा नहीं कर रहा था। और उसमें लगातार इरिटेशन और अपने को हार्म करना, हैंड फ्लैपिंग, ये सब शुरू हो गई थी। अच्छा। जी, और स्पीच तो आ ही नहीं रही थी। स्पीच वर्ड्स बहुत कम थे, जिस हिसाब से उसके माइलस्टोन होना चाहिए इस एज में, वो नहीं हो रहे थे। बच्चा स्क्रीन टाइम कितना दे रहा था जब आपने बच्चे के हाथ में मोबाइल थमाया था? वो उस समय बच्चे की क्या एज थी और स्क्रीन टाइम कितना था उसका 1 साल के बाद ही उसने यूज किया है, मतलब 1.5 साल पे। और उसका स्क्रीन टाइम 4 से 5 घंटे या 5 से भी ज्यादा हो सकता है, तो इस वजह से वो स्क्रीन टाइम ज्यादा देने पर उसके दिमाग पे कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ा था, इसलिए वो और एक्टिविटीज और बच्चे करते हैं वो नहीं कर पा रहे थी। आई कांटेक्ट उसका ठीक था, लेकिन उसके देने के बाद बहुत ज्यादा खराब हो गया उसका। और अटेंशन बुलाने पर रिस्पॉन्ड ना करना, जी, वो सब चीजें हो रही थी। तो आपको जब रियलाइज हुआ कि ये बच्चा जो है और नॉर्मल बच्चों से एक्टिविटी कम कर रहा है, तब आपने फिर अगला कदम आपका क्या रहा? क्या आपने सोचा था कि इसको, बच्चे को मोबाइल से दूर रखा जाए? कैसे आपने उसको मोबाइल से दूरी बनाने के लिए क्या कदम उठाया? एक तो उसका शेड्यूल बनाया कि यहाँ दिखाने के बाद उसकी थेरेपी स्टार्ट हुई, और एक शेड्यूल बनाया है, उस हिसाब से उसको धीरे धीरे कम करा, एकदम से ना बंद करके धीरे धीरे कम करके फिर बंद करा है। अच्छा, जो आप यहाँ पे थेरेपी के लिए लाते हो, कितना समय हो चुका है, और पहले वाले बच्ची में और आज बच्ची में कितना डिफरेंस आप देख रहे हो? बहुत बहुत ड्रास्टिक चेंज है, वो काफ़ी डिफरेंस है। जैसे पहले वो लिमिटेड वर्ड्स बोलती थी, आज उसकी स्पीच काफ़ी अच्छी हो गई है और काफ़ी इम्प्रूव है पहले से। नॉर्मल बच्चे की तरह ही बात करती है और एक्टिविटी भी सारी वो कर रही है। जी जी सर, काफ़ी। तो आप ऐसे पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दो तो हमारी सारी टेंशन खत्म हो नहीं जाएगी? नहीं, मोबाइल तो बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। 2 साल 5 साल तक तो बिल्कुल देना ही नहीं चाहिए, 0 होना चाहिए मोबाइल। और उनको खेल में अपने साथ लगाएं, अपने साथ इन्वॉल्व करें, बातें करें, उसी से इंटरेक्शन होगा। बच्चे से जैसे आप थेरेपी या देने आते हैं, तो अब बच्चे के साथ आप टाइम ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं? हाँ, टाइम तो स्पेंड कर रहे हैं। थेरेपी भी जाती है, स्कूल भी जा रही है, नॉर्मल स्कूल भी जा रही है वो। तो और घर में भी एक्टिविटीज, जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, कुछ भी मतलब ऐसा गेम आप उसको लगा सकते हैं अपने साथ। और घर के काम जो है, जैसे छोटे मोटे के ये ले आओ, ये कर दो, तो वो सब समझ रही है और कर रही है। अच्छा जी। तो अब आप बच्चे को मोबाइल हाथ में देते हैं, क्योंकि आजकल मोबाइल ही एक तरीके से पार्ट हो गया है हर किसी के जीवन में। तो क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन क्लासेस होना है
और पढ़ाई भी आजकल ऑनलाइन हो रही है, तो अब आप क्या मोबाइल देते हैं बच्चों को? नहीं, बेटी को तो बिल्कुल नहीं देते हैं। इसको तो नहीं, इसको तो बिल्कुल ही नहीं देते हैं, बल्कि इसके हाथ लग भी जाता है तो उठा के मतलब किसी बहाने से इसको ले लेते हैं मोबाइल। अच्छा। देना ही नहीं है, आप ये सोच लीजिए कि देना ही नहीं है उसको। किसी गेम में इन्वॉल्व करिए कहीं, और कुछ नहीं है तो आप खाली उसे छोड़ सकते हैं। मतलब वो कुछ भी नहीं कर रही है, बोर हो जाए वो बेटर है, बजाय कि वो ये मोबाइल देखे। हाँ, जी। तो अब यहाँ पर बच्चा आ रहा है, तो मतलब आपको कितना टाइम लगा इस बच्चे को मोबाइल की आदत से दूर करवाने के लिए, और थेरेपी का कितना बड़ा इम्पैक्ट आपको समझ में आ रहा है? थेरेपी से नो डाउट बहुत बहुत ज़्यादा चेंज है, और वो अब कुछ चीज़ों में नॉर्मल ही बिहेव करने लगी है। नॉर्मल सी धीरे धीरे जैसे थेरेपी मतलब टाइम बीत रहा है, उससे वो ऐसा लग रहा है कि वो नॉर्मल होने लगी है। कई चीज़ों में वो नॉर्मल है, लेकिन हाँ कुछ इश्यूज हैं जो अब धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से पेरेंट्स अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल देते हैं और उनको ये लगता है कि बच्चा हमारा एक जगह बैठा हुआ है और वो अपना टाइम मोबाइल पर बिता रहा है, तो वो शांत है, लेकिन नहीं, वो गलत है। बच्चे के दिमाग पर वो इतना गहरा असर करता है कि जिससे उसके दिमाग पे ही नहीं, पूरा शरीर पर उसका असर पड़ता है, और उसकी वजह से पेरेंट्स भी परेशान होते हैं। कैमरा पर्सन विपुल के साथ अंशुमन यादव, TV9 भारत, नोएडा।